बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं जिसमें न सिर्फ हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे हालात आपके सामने लेके आएंगे, उन पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करेंगे जिनका बिलवास्ता या बिला वास्ता असर हमारी भी ज़िंदगियों पे पड़ता है, बल्कि हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे एशिया को। जी हाँ, कहा जाता है कि ये सदी एशिया की सदी है। इस सदी की 2 दहाइयाँ मुकम्मल हो गई, नया साल शुरू हुआ है 2021। 2020 एक मुश्किल, एक इब्तला का साल था, आजमाइश का साल था। पूरी दुनिया को और पूरी इंसानियत को इसे झेलना पड़ा है, लेकिन हमने देखा कि क्राइसिस से ही अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। इन तमाम बातों का अहाता हम इन प्रोग्राम्स में जो कि आपके लिए लेके आएंगे करते रहेंगे। मईशत पे बात होगी, सकाफ़त पे बात होगी, मुआशरत पे बात होगी और इंसानियत पे बात होगी। इंसान को इंसान से जोड़ने की बात होगी और किस तरह से एशिया की उभरती हुई मईशतें न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही हैं। कहने वाले ने कहा था ना कि खोल आँख, ज़मी देख, फ़िज़ा देख, फलक देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो मशरिक़ से सूरज उभर चुका है, इसकी किरणें न सिर्फ एशिया को बल्कि पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रही हैं। हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपके लिए जो मालूमात लेके आएंगे, जो तज्ज़िये लेके आएंगे, मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि वो आपके लिए नई मालूमात का सबब भी बनेंगे, बल्कि उसमें हमारे लिए और देखने वालों के लिए सीखने का भी एक पहलू इसमें मौजूद होगा। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम हम कदम में सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुहक्किक हैं और एक वसी तजुर्बा है इनका दुनिया की मईशत और मुआशरत को देखने का। डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हमारा पहला प्रोग्राम है और जैसे कि अभी मैंने अपने नाजरीन को बताया कि इसमें हम फोकस तो हमारा एशिया होगा, लेकिन बात हम दुनिया की भी करेंगे। दुनिया, हम देखते हैं कि एशिया जो कि 1/3 आबादी है पूरी दुनिया की, वो एक ऐसा ख़ित्ता है जो कि जहाँ पे मईशत तो हमें बड़ी वाइब्रेंट नज़र आती है, लेकिन बावजूद वो कुछ थोड़ा पीछे नज़र आता है। मैं बात करना चाहूँगा ख़ास तौर पे अगर हम जिक्र कर लें कि जो तर्ज़ ज़िंदगी है या जो मुआशरत है या फ़ी ज़माना जो हालात चल रहे हैं वो हमें थोड़ा पीछे नज़र आता है। इस पे भी हम बात करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्या वजह है कि एक तरफ यूरोप है, मगरब है और एक हम हैं मशरिक़। पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये जो 2020 ख़त्म हुआ है, इसका जो सूरज गुरूब हुआ है, ये डूबते हुए बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ों को उभार के चला गया है जो कि हमारे लिए सुहाने रूह हैं। कैसे देखते हैं सन 2020 को आप? मेरा ख्याल है कि इस पे तो अभी तक जितनी बात हो रही है वो यही है कि 2020 बहुत मुश्किल का साल रहा और इसकी मुश्किल को हम अगले सालों तक भी इसकी रिफ्लेक्शन रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये साल गुजर गया, इसकी मुश्किलात भी साथ ख़त्म हो गई। ये नए चैलेंजेस के साथ 2021 में भी और 2022 तक हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर आप देखें, जब 2020 शुरू होने से पहले तज्ज़िये सामने आ रहे थे, वो आपने जैसे इंट्रो में कहा कि एशिया की एक इमर्जिंग कुव्वत जो थी वो सामने नज़र आ रहे थे। और जितने तज्ज़िये इंटरनेशनल, चाहे वो IMF ने कोई अहदाफ मुकर्रर किए हों, वर्ल्ड बैंक की तरफ से हों, एशियन डेवलपमेंट की तरफ से हों या चाइना के ने जो बैंक बनाया एशिया के लिए उनके हवाले से हों, वहाँ पे सब ये लग रहा था कि एशियन मईशतें बड़ी तेज़ी से उभरती हुई और आगे बढ़ती हुई मईशतें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो पोटेंशल अभी भी कहीं मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हो गया, लेकिन उसको एक ब्रेक समझ लें। कोविड की वजह से जो ब्रेक लगी उससे एशिया की मईशत को भी लगी और दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पे भी इसके असरात देखे गए। अब आप ये देखिए कि कोविड के अंदर जो चीज़ें उभर के सामने आई वो ये कि हम समझते हैं कि दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। दुनिया के ख़ासतौर पे हम वेस्ट की बात करते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका जनाब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो उनके हॉस्पिटल्स, उनके स्कूल, उनका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत तेज़ी से इतनी पोजीशन में है कि वो किसी किस्म की इमरजेंसी को कोप कर सकता है, उससे निपट सकता है। लेकिन आपने देखा कि जब कोविड आया तो वो सारे स्ट्रक्चर बड़ी यानी उसमें ये देखने में आया कि वो उस तरीके से उसको केटर नहीं कर सके जैसे होना चाहिए, चोक कर गए। चोक करके उसकी वजूहात 2-3 हैं। एक तो ये कि ये जो पेंडेमिक था जो अभी भी चल रहा है, उसका सेकंड वेव है और आगे भी खदशात बढ़ रहे हैं। एक तो ये इतना अनप्रिडिक्टेड और ये जो है
इस लेवल पे आया कि इसमें पहले ही होता था अगर कोई इमरजेंसी या पेंडेमिक हिट कर रहा है तो उसमें कोई चंद ममालिक या किसी एक मुल्क के चंद हिस्से या चंद रीजन वो मुतासिर होते थे। उसमें ये होता था कि बाकी दुनिया उनकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। अगर कोई पेंडेमिक है या कोई डिजास्टर है कोई बड़े पैमाने पे, जिसको हम कैटेगरी 1 कह लें, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के जितने डिजास्टर आते रहे, हमने देखा कि किसी ना किस तरह दुनिया के बाकी ममालिक उसमें अपना हिस्सा डालते रहे। लेकिन ये ऐसी सूरत हाल थी कि तमाम के तमाम लोग इससे मुतासिर हुए। इससे इंडस्ट्री अगर आप देखें, खास तौर पे जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, सियाहत की इंडस्ट्री है, या लोकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या और इंडस्ट्री है, वो सारी इससे मुतासिर हुई। लेकिन जिन मुल्कों ने इसको साथ साथ चलाया, यानी मईशत को और सेहत के मामला को, सेहत के मामला बिल्कुल खराब हुए, लेकिन ये कि उन्होंने इस पे लॉकडाउन की पॉलिसी रखी, स्मार्ट लॉकडाउन रखा। और जैसे अगर पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान ने इसको बहुत ही, यानी दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाया, सेहत और इसको मईशत को। इस तरह चीन को अगर आप देखें, वो चूंकि एक बड़ी इकॉनमी है, उसके अवाम का स्केल भी बड़ा है, और वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो ये कि कोविड को कंटेन किया विद इन देयर ओन बाउंड्रीज। उसके बाद पूरी दुनिया को उसके साथ उसके बारे में मालूमात जितनी चल रही थी वो देना शुरू की कि ये सूरत हाल है, आप भी अपने सिस्टम्स को और अपनी चीज़ों को देख लें। फिर उन्होंने फौरी तौर पे रियलाइज़ किया कि खुद उनके मुल्क में और खित्ते के बाकी मुल्कों में कोविड की वजह से जो ज़रूरियात होंगी वो कौन पैदा करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर जो है ये इसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी शुरू में आपने देखा कि बहुत सारी सप्लाईज चाइना से आई, उसके बाद पाकिस्तान ने खुद भी इस पे काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह दुनिया के, एशिया के खासतौर और ममालिक, इनकी तमाम की सप्लाईज का जब अंदाज़ा हुआ कि चीन एक ऐसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वहाँ पे जो इसको, क्योंकि पीपीई और जो मास्क की जो इंडस्ट्री थी पहले चीन में ही ज़्यादा थी, तो वहाँ उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बहुत बड़े लेवल पे ले गए। यानी पूरी दुनिया की जो ज़रूरत थी कोविड के हवाले से, जो इमीडिएट इससे महफूज रहने के हवाले से, वो सारी इक्विपमेंट या वो सारी चीज़ें उनकी फरहमी के लिए जो चीन ने काम किया, उससे उनकी मईशत को भी फ़ायदा हुआ, यानी 10 गुना उनकी मईशत आगे गई। तो इस तरह ओवरऑल जो चीन एशिया की मईशत के हवाले से जो डाउन रेटिंग थी IMF की, वो चीन की इस प्रोडक्शन और इकोनॉमिक रिकवरी के साथ बेहतर हुई। इस तरह पाकिस्तान की अपनी मईशत को देख ले, यहाँ पे भी वो जिस तरह दुनिया के बाकी मुल्कों को देखना पड़ा चैलेंजेस हेल्थ के और इकोनॉमी के, वो हमने उसको काफ़ी हद तक कवर किया। डॉक्टर साहब, ये इस पे भी हम बात आगे चल के करेंगे कि जो मईशत का मामला था, एक अगर मैं आपसे थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना चाह रहा हूँ कि कोरोना तो एक ऐसी चीज़ रही जिसने क्या एक्लिप्स रखा पूरा, जो भी मामला थे, पूरी मईशत, मुआशरत, हर चीज़ को उसने बुरी तरह से मुतासिर किया। लेकिन अगर थोड़ा सा 2020 का जायजा लेते हुए मैं चाहूँगा अगर कोई मोटी मोटी बातें आप हमें बताएं कि जिनका बहरहाल इम्पैक्ट तो हुआ है कोरोना के अलावा। देखिए, चंद बातें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि वो आपके सवाल बिल्कुल वैलिड है, इस पे बात की जाए। एक तो ये कि इस एशिया जिसको हम खत्ता कहते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट पे जो यहाँ पे तसादुम की कैफियत रही, और कुछ उम्मीद की बात कि कुछ मायदे हुए, नए मायदे हुए, ठीक है, उन पे हम बात कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा लेते हैं जो ऐसी सूरत हाल जो दुनिया में 2020 में हुई तसादुम के हवाले से या कशीदगी के हवाले से। अब आप ये देखें कि मिडल ईस्ट को आप देखें, वहाँ पे ईरान वर्सेस बाकी फोर्सेस, वो एक कशीदगी हमें देखने में सामने आई। फिर अफगानिस्तान का एक इशू है, वहाँ पे एक सूरत हाल चलती है, लेकिन ये कि वहाँ पे तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए और वो कशीदगी जिसके बढ़ने के ज़्यादा इम्कान थे वो बड़ी हद तक कंटेन होती नज़र आ रही है। अगरचे ज़ाहिर है कि पूरी तरह भी वहाँ पे लेकिन एक हौसला अफजा डेवलपमेंट हो रही है। ईरान के हवाले से देखें कि ईरान बड़ी, अगर आप उसको देखें, उसकी न्यूक्लियर डील का माहिदा जो हुआ था 2015 में, 5 साल के अंदर अंदर बहुत सारे ममालिक जो समझते थे शायद इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा, वो साथ खड़े हुए ईरान ने उसको प्रूफ किया कि वो किस तरह इस मायदे पे अमल दरामद सिवाय अमेरिका के, जी सिवाय अमेरिका के, और उसमें फिर अमेरिका ने उससे विड्रॉ किया। अच्छा, उसमें आप ये देखें कि पिछले साल जो पूरी इलेक्शन मुहिम चलती रही अमेरिकी सदर की, वो सारी की सारी इन्हीं मौजूआत पे थी जो एशिया बेस्ड थे, चाहे वो चीन को टारगेट करना हो, चीन के हवाले से क्रिटिसिज्म हो या ईरान के हवाले से हो। फिर आप सीरिया में देखें
वहाँ पे भी सूरत हाल, शामी बच्चों के वाक़यात हमारे सामने है। 2020 में सीरियन अवाम की जो मुश्किलात थी, रेफ्यूजीज़ के इश्यूज़ हैं, यूरोप ने कुछ अकामोडेट किया, लेकिन ये कि अमेरिका ने कहा जी हम उनको नहीं लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें। फिर अब ईरान के साथ जो बाकी जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, वहाँ आपने देखा ईरानी एक जनरल को भी टारगेट किलिंग में मारा गया। फिर अभी उनके एक न्यूक्लियर साइंसदान, वो भी इस दौरान ही 2020 में ही उनको मारा गया। फिर उसके अलावा आप इस तनाज़े से थोड़ा सा और साइड पे देखें तो इसराइल के साथ एक कोशिश की गई कि उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश, लेकिन जाहिर है मुस्लिम ममालिक ख़ास तौर पे पाकिस्तान और मुसलमान और जो बड़े बड़े जो लीडिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल स्टैंड रखा कि आप पैलेस्टाइन पे जब तक, अभी हमारा तो बहुत वाज़ेह तौर पे हमारी पाकिस्तानी लीडरशिप ने भी और फॉरेन ऑफिस ने भी, कि जब तक 2 स्टेट का जो कॉन्सेप्ट जो तय हुआ है, जो फ़लस्तीनियों का हक़ खुदरादियत है, उस पर आप बात नहीं करेंगे, इसको हम किसी सूरत भी आगे लेके नहीं जा सकते। अब नए साल के जो पैगामात है उसमें भी आपको ये रिफ्लेक्शन मिलेगी, जिनमें थोड़ा सा जब हम उन पे बात करेंगे तो जी बिल्कुल आगे चल के बात करेंगे। और एक सिर्फ मैं आपके सवाल के साथ जुड़ी हुई चीज, एक जो तसादम है उधर आता हूँ, फिर आप बेशक पूछें तो हम होप्स की तरफ जा सकते हैं। दूसरा देखें, नगोर्नो काराबाग के मसले पे आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान एक बहुत तवील अरसे तसादम के बाद अमन हो गया, यानी किसी का कब्जा कहीं है, किसी इलाके, वहाँ पे वो अचानक पिछले साल वो एक सूरत हाल ऐसी बनी कि वहाँ पे कोई तसादम में कुछ 4000 से ज़्यादा लोग जानों से गए। उसके बाद ये कि रूस और तुर्की, चीन और बाकी जो यूरोपियन मुल्कों ने मिल के उस पर पेशरफ्त की, एंड फाइनली तुर्की और रूस ने मिल के वो एक माहिदा तय कराया। और ये खुशाइंद बात है कि एक तसादुम जो चल रहा था साल से, उसमें एक ना सिर्फ ये कि बेहतरी आई बल्कि मसले के हल की जानिब बढ़े। बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने भी कहा कि नगोर्नो काराबाख वाला मामला एक ऐसा था जिसने एक दफ़ा फिर ऐसे लग रहा था कि दुनिया को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया और आमने सामने आते हुए में लोग नज़र आए। अगले हिस्से में अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ थोड़ी सी एशिया की बात करेंगे और एशिया में जो उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है नाजरीन, उसके बाद आते हैं वापस, साथ दीजिएगा। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको अपने इस प्रोग्राम में, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। डॉक्टर साहब, बात हमने कर ली जो क्राइसिस या जो मसाइल और जो मुश्किल हमें देखने को मिली 2020 में, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना कि क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें निकलती भी नज़र आई हैं। कुछ थोड़ा सा कोई उम्मीद की बात, कोई अच्छी बात ऐसी हुई हो 2020 में आपके ख्याल में, कोई पॉजिटिव, खास तौर पे अगर एशिया के हवाले से बात करें? जी बिल्कुल, इसमें एक बहुत अहम पेशरफ जो हुई है वो है इलाकाई सतह पे 15 जो बड़े मुल्क हैं एशिया के, जिसमें 10 आसियान ममालिक हैं और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लें, फिर चीन, जापान और जनूबी कोरिया, ये जो बड़ी मईशतें हैं 5 खत्ते की, इन्होंने मिलकर एक इलाकाई पार्टनरशिप का मायदा किया है। और ये मायदा बहुत अहम है, जिसमें कि 1/3 से ज़्यादा यानी मार्केट एक्सेस जो है ना तमाम मुल्कों को मिलेगी। और ये इतना बड़ा तजारती मायदा है कि जो यूरोपियन यूनियन और बाकी जो एग्जिस्टिंग मायदे हैं उनसे बड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये एक अहम पेशरफ्त है। इसी तरह अफ्रीकी यूनियन, उन्होंने भी अफ्रीकी मुल्कों के दरमियान भी किसी तरह की यूनियन बनाने का मायदा हुआ है, जो आज से यानी नए साल के आगाज से वो शुरू हो चुका है। ठीक है। उसमें ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है कि जहाँ पे गुर्बत बहुत है, अगर वो मुल्क तजारत का मायदा करते हैं, तजारत के मायदा का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होता है, इसमें तजारत करने में आसानियाँ पैदा होती हैं। मल्टीलैटरिज्म की अप्रोच आती है, जिसमें यह है कि तमाम मुल्क मिल के बैठ के एक रीजनल मायदा या बायलैटरल एग्रीमेंट जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक दूसरे को रियायतें देते हैं महसूलात में, और नॉन महसूलात टैक्स जो मैयर्स होते हैं, यानी गैर महसूलाती पाबंदियाँ, उनको नरम करते हैं। रूल्स जो होते हैं उनको एक जगह यकजा करते हैं, और कम से कम रूल्स में एक बड़ा बिजनेस जो है हर तरह के राब्तों को आसान करते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें एक जो अहम और बात जो हुई है वो ये कि इस साल, गुज़श्ता साल, यानी 75 साल हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा को। इन 75 सालों में जहां शुरू में और दरमियान में अक़वाम मुत्तहिदा का एक बहुत बड़ा रोल समझा जाता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी इंटरनेशनल ममालिक जो इसका बड़ा हिस्सा थे, ख़ासतौर पर अमेरिका, उन्होंने
अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद देना कम कर दी, कट कर दिया। बाद में बहुत ही मुश्किलात हुई कि अभी कोविड के बाद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ताउन को ख़त्म करने की बात हुई। उससे जो यूएन का जो स्ट्रक्चर था और जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो बड़ी मुतहरक रही। और उसके बाद अचानक वहाँ पे जब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के जजों की तैनाती का मसला आया तो वहाँ रुकावट आ गई। तो ये जो मेजर बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हैं अंडर यूएन वो मुतासर होना शुरू, जिससे कि आलमगीरियत का जो कंसेप्ट था कि तमाम मुल्कों को यदि जो ग्लोबल गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं कि आलमी सतह की गवर्नेंस, और जब वो मुतासर हुई तो ग्लोबल गुड मुतासर हुआ, यानी आलमी सतह पे लोगों की बेहतरी के मामला कम पड़ते गए, वो मल्टीलैटरलिज्म। अब उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पेशरफ्त ये हुई है कि 75वां जब इजलास था अभी गुज़श्ता साल में, तो वहाँ दुनिया की लीडरशिप ने खुल के कहा कि जब तक अक़वाम मुत्तहिदा को स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा इन मामलात में मजीद उलझते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है इस हवाले से अगर देखा जाए इस साल की, कि मल्टीलैटरलिज्म को जो डैमेज हो रहा था या ग्लोबल गवर्नेंस जो बैकफुट पे जा रही थी उसको फ्रंट फुट पे ला के और ग्लोबल गुड की बात की जा रही है, ग्लोबल पीपल गुड। क्योंकि आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूँ, सॉरी आपकी बात कि ये हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक जो आवाज़ उठती है एक मुल्क की तरफ से, यूनिलैटरलिज्म को बहुत कहना चाहिए कि शद्दोमद से इन्फोर्स करने की कोशिश की गई, वहीं पे 75th ये जो एनिवर्सरी थी यूएन की, उसमें मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट किया। और इसमें बाकायदा ये कहा गया कि अगर ट्रेड के वैसे तो रीजनल माहिदों की भी गुंजाइश है, लेकिन जो ग्लोबल का ट्रेड एग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, उसमें जो बुनियादी अभी तब्दीली उसके प्लस की भी बात हो रही है साथ साथ कि उसको और आगे बढ़ाया जाए। उसमें क्या है कि ट्रेड को इंसानी तरक्की के साथ जोड़ के देखा जाए, ताकि हम जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनके अहदाफ भी हासिल कर सकें। एक तरफ ट्रेड हो, दूसरी तरफ साथ साथ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट हो, इसको उसके साथ जोड़ के देखा गया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत है। दूसरा एक और जो खुशाइन बात यह है कि बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर ग्लोबल समिट की है, जो ज़ाहिर है तमाम लीडरों ने, दुनिया के बड़े लीडरों ने उसमें शिरकत की, वो ऑनलाइन थी। हमारी लीडरशिप भी और एशिया के बाकी बड़े लीडर्स ने भी उसमें, और इस तरह ग्लोबल लीडरशिप। वहाँ जो सबसे अहम बात हुई है कि जिस तेज़ी से इस वक्त माहौलियात में तब्दीली आ रही है और जो हिद्दत बढ़ रही है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है कायनात का, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं, यानी हमने कार्बन एमिशन किस लेवल पे जो कमिट किया कम करना है, या किस लेवल पे जाके कैप करना है, कैप करने के बाद उसको रिड्यूस करना है, ये सारी कमिटमेंट कुछ टारगेट हैं 2020 से 30 तक के, कुछ हैं थोड़ा मिड के, कुछ 2060 तक के। तो मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से ये कमिटमेंट्स जो हैं अब रिवाइव होंगी, और ये जो समिट हुई है रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा और बरतानिया ने जो की है, उससे ये मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी अहम पेशरफ्त है। पेरिस एग्रीमेंट और उसके बाद फॉलोअप एग्रीमेंट के बाद ये जो कमिटमेंट्स की बात हो रही है, ये भी एक खुशाइन बात है जो इस दौरान हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ चूँकि कोरोना को हम क्या कहते हैं ना कि अब तो ये एक न्यू नॉर्मल हो गया, कुछ भी आप करें कोरोना से आप सरफे नज़र नहीं कर सकते हैं। कोरोना ने जहां परेशान रखा, कोविड-19 की वबा जिस तरह से मुतासिर किया उसने सब लोगों को, वहीं पे हम देखते हैं कि इससे निमटने के लिए भी इकदाम हुए हैं। कुछ उस हवाले से आप? जी बिल्कुल, इस हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि एक अलायंस बनाए कि पूरी दुनिया के मालिक जो हैं वो मिलकर एक अलायंस बनाए कि जितनी साइंटिफिक रिसर्च है उसके रिजल्ट को भी शेयर किया जाए, और उसके साथ साथ जो वैक्सीन की डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हुई है। अब ये देखिए, ये वैक्सीन जो है ये प्रिवेंटिव है, क्योर दवा नहीं है, बिल्कुल दवा नहीं है, ठीक है। इससे यानी हिफाजती टीका समझ लें, वैक्सीन जिसको हम कहते हैं। वैक्सीन में भी जो इनोवेशन हुई हैं, उसके बाद आप देखें जिन कंपनियों की वैक्सीन अप्रूव हुई है उसमें भी एक अजीब सूरत हाल देखने में आई है कि जो अब थोड़ा सा आप ये देखें, जब इस वबा ने हिट किया तो इसमें ना आपकी इमारत काम आई, ना आपकी दौलत काम आई, सबको हिट किया, चाहे वो गरीब ममालिक थे अमीर। लेकिन यहां जब वैक्सीन की बात आ रही है, यानी पूरी इंसानियत उसका शिकार है, लेकिन जब वैक्सीन बनी तो सिर्फ वहां दौलत काम आ रही है। अब अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती की बात है, जो तो बड़े बड़े अमीर ममालिक हैं उन्होंने करोड़ों की तादाद में जखीरा भी करना शुरू कर दिया, और अगले चंद माह के लिए भी उसको यानी खरीदना शुरू कर दिया। जबकि जो गरीब ममालिक हैं
जो छोटे ममालिक जो ये नहीं कर सकते, वो खुद से तो नहीं, लेकिन एक कोवैक्स के नाम से एक अलायंस है जो वैक्सीन का एक ग्लोबल अलायंस है, जिसमें यूएन है और बाकी इदारे वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब उसके लिए भी फंडिंग है, वो भी अमीर मुल्क उधर भी फंडिंग देंगे तो गरीब मुल्कों तक वो जाएगी। तो इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कोविड के हवाले से अगर हम नस्ल परस्ती का काम जारी रखेंगे कि एशियंस को ना मिले, अफ्रीकन्स को ना मिले, यूरोपियंस को प्रेफरेंस हो, या यूरोप में भी कुछ ममालिक को ना मिले, किसी भी सतह पे अगर इसमें अपार्थाइड दिखाई गई, ये नस्ली इम्तियाज दिखाया गया या अमीर गरीब मुल्कों का इम्तियाज दिखाया गया, तो इससे इंसानियत की भलाई की बजाय, जिसको हम कहते हैं ना ग्लोबल गुड का, यानी ग्लोबल गुड, उस तक हम नहीं पहुंच सकते कि आलमी सतह पे लोगों की बेहतरी की तरफ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए अगर इसको देखें तो ये कोविड का जो असरात, जैसे मैंने कहा, इसके रिफ्लेक्शन आइंदा सालों में भी होंगे। लेकिन इसके लिए हमारा जो भी लीडरशिप है, दुनिया की लीडरशिप है, जैसे एशिया में जापान, जनूबी कोरिया, चीन, ये अपना किरदार अदा कर सकते हैं एशियन मुल्कों के लिए, जिसमें चीनी सदर ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी, चीन का आप जिक्र कर रहे हैं, और ये वैक्सीन की अगर बात करें तो इस पे भी हम ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बात मैं करना चाहूँगा ख़ास तौर पे और आपसे जानना चाहूँगा कि चीन ने वैक्सीन के जो मामलात हैं उसको इस तरह से नहीं रखा कि ये सिर्फ अमीरों तक जाएगी, बल्कि उसने अपने हिस्से में बहुत कम रखते हुए उसने ज़्यादातर दुनिया के लिए जो है वैक्सीन को अवेलेबल करने का अहद और अज़्म किया है। ब्रेक से जब वापस आते हैं इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि चीन ने जिस तरह से न सिर्फ ये कि वायरस को, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में अपना एक अहम किरदार अदा किया, दुनिया को एक मॉडल दिया कि किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं, इसके फैलाव को, वहीं पे वैक्सीन की तैयारी में भी उसने बहुत अहम पेशरफ जो है वो की है। चीन हमारा बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क है, और अभी हम ये देखते हैं कि नए साल की आमद पे चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। उस पर भी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। पहले ये कि अब नया साल उम्मीद का एक पैगाम भी लेके आया है। कुछ हम जो वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस हवाले से बात की है। कुछ चाहूँगा कि चूँकि पहला प्रोग्राम है, इन पैगामात को किस तरह से देखते हैं, इनमें क्या चीज़ है हम लोगों के लिए, अवाम के लिए, एशिया के लिए, इनमें क्या मैसेज मिलता है? अगर आप देखें सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो है ना, वो उनका जो मैसेज है वो बड़ा दुआया मैसेज है, और बड़ी एक जो अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है अपने लिए, और उन मजलूम अक़वाम की बात की उन्होंने की है जो जुल्म और जबर का शिकार हैं, जो नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, या माशी हम अदम तवाज़न का शिकार हैं। उनके हवाले से उन्होंने दुआ की। ख़ास तौर पर उन्होंने कश्मीर, फ़लस्तीन और ऐसे दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जहाँ पे हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद हो रही है, उनकी कामयाबी के लिए दुआ की, और ये कहा कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी नसीब करे और उन ख़ित्तों में अमन हो जहाँ पे इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ये नया साल खुशहाली देखें और हम आगे की तरफ बढ़ें। ये तो सदर पाकिस्तान का पैगाम था। लेकिन जो बड़ी अहम बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने कही है वो है कि उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि वो अपने दो जो मंसूबे हैं उनको नए साल में मुकम्मल करना चाहेंगे। दो मंसूबों में एक तो उन्होंने बताया कि जी हेल्थ कवरेज की बात की है कि हम चाहते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए। उसका उन्होंने बताया कि हेल्थ कार्ड के जरिए केपी में तो जाहिर है कि काम जारी है, इस तरह वो कहते हैं पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में अभी शुरू हो जाएगा, इसके बाद बाकी सूबे भी यही काम करेंगे तो ये पाकिस्तान में कवरेज होगी। फिर दूसरी उन्होंने कहा कि कोई भूखा ना सोए, ये वो मनसूबा शुरू करने जा रहे हैं जिसमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अभी उसको उस तरफ काम हो रहा है। और वो समझते कहते हैं कि अगले साल के आने तक हम ये चाहते हैं कि कम से कम इस मंसूबे की भी तकमील हो ताकि हम एक ऐसे फलाई माशरे की तरफ बढ़ें जहाँ किसी के साथ इस किस्म के को भूख या नाइंसाफ़ी या हेल्थ की वजह से किसी को मुश्किलात का सामना। अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बात कही है, वज़ीर आज़म इमरान खान
बारहा इस बात का हमें जिक्र करते हुए नज़र आए अपने तकरीरों में भी कि वो चीन ने जिस तरह से गुर्बत के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा किया और किस तरह अपने लोगों का मेयार ज़िंदगी जिस बुलंद किया है और ख़ास तौर पे शी जिनपिंग की ज़ेर क़यादत उसका वो एतराफ़ करते हुए हमें नज़र आते हैं। सदर शी जिनपिंग ने भी बहुत पुरुमीद और क्या उसे कहना चाहिए कि एक रोशनी की किरण उनके खिताब जी बिल्कुल, अगर उनका खिताब देखें अभी इसी से बल्कि अगर जोड़ते हुए देखें, वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि नए साल में जो होगा हम चाहेंगे कि जो गुर्बत का खात्मा है उस पर तवज्जो, यानी भूख का ख़त्म करना, हेल्थ। सदर शी ने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 हवालों से हैं। उन्होंने अपने पैगाम में सबसे पहले तो चीन के अवाम, चाहे वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं या मुकामी सतह के अफसरान हैं या पार्टी के कैडर्स हैं, उन सब का जिक्र किया है कि उनका शुक्रिया कि उन्होंने बहैसियत कौम ना सिर्फ ये कि अपनी कौम को इस वबा से जान छुड़ाने में मदद की, बल्कि उन्होंने दुनिया के लिए भी बहुत सारे काम करके दिखाए। उनका उन्होंने बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर जो आप गुर्बत की बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखें कि चीन ने 2020 में एक अहम संग मील अबूर किया है, वो 13वां पंचसाला मंसूबा है। 13वां पंचसाला मंसूबे में गुर्बत का खात्मा एक बड़ी प्रायोरिटी थी और इस दौरान यानी ये मंसूबा और कुछ इससे पहले से काम हो रहा था, तो इन 8 सालों में कमोबेश 10 करोड़ लोगों को वो गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए हैं। और अगला जो 14वां पंचसाला मंसूबा है उसमें वो इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं। यानी सदर शी ने अपनी स्पीच में जो नए साल पे की उसमें उन्होंने बाकायदा फिगर दिया है कि 832 काउंटियाँ जो बहुत ही गुर्बत ज़्यादा थी उनमें से लोगों को गुर्बत से निकाला गया और चीन का जो तरक्की का अमल है उसमें तमाम लोगों को शामिल किया गया। फिर उन्होंने कहा, वो खुद भी कहा कि देखें ये जो काम था वो जाहिर है कि हम तना में नहीं कर सकते थे, ये आप सब लोगों के में, चाहे वो मुकामी इंतज़ामिया हो, मुकामी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरान हो, आम लोग हों, इंजीनियर हों। खुद सदर ने कहा कि मैं खुद 14 ऐसे इलाकों में गया हूँ जो इंतहाई गुर्बत ज़्यादा थे, ताकि उनकी सूरत हाल को देख के उसके मुताबिक पॉलिसियों को, क्योंकि कुछ इलाकों में गुर्बत का लेवल गुर्बत है लेकिन गुर्बत का वो लेवल नहीं था जो इन इलाकों, एब्जेक्ट पावर्टी यानी बहुत शदीद गुर्बत थी। इससे ये कि हमें चीन के अवाम से तो उन्होंने खिताब में जो बातें थी उनको हाईलाइट किया ही, लेकिन इसमें हमें आप समझते हैं कि एशिया को और दुनिया को भी इसमें कुछ वाज़े इशारे, वाज़े पैगाम उन्होंने वाज़े तौर पे ये बताया अपने पैगाम को। यानी जो अगर आप ये देखें कि गुज़श्ता साल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का इजलास जो शुरू में होता है लेकिन कोविड की वजह से वो डिलेड हुआ, लेकिन पॉलिसियाँ और जो उसके जो अहदाफ हैं वो तो ज़ाहिर है वो पहले से कमेटीज तैयार करी होती हैं, कांग्रेस में आती हैं, वो जो तयशुदा उनका पॉलिसी स्टैंड है वो वही है कि हम नसीब माशरा उनका एक टारगेट है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा माशरा हो जो तमाम वसाइल से तरक्की के सम्राट से बहरामंद हो। इस स्पीच में भी उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया अपने पैगाम में नए साल के कि हम चाहते हैं कि दुनिया में हम नसीब माशरा उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। उसको उन्होंने फिर बताया कि किस तरह, और अभी उन्होंने ये भी कहा कि 2021 जो है इसमें हमने नए अहदाफ तैयार करने हैं। उन्होंने बताया कि 100 साल हो गए हैं पार्टी को जो कंप्लीट हो रहे होंगे ये नए साल में। अगले 100 साल में हमने कहाँ लेके जाना दुनिया को और हमारा क्या किरदार होगा, हमने उन अहदाफ पे बात करनी है। जाहिर है कि उन्होंने एक मिसाल भी दी उस पर कि 100 साल पहले जो एक सुर्ख कश्ती थी वो बहुत बड़ा जहाज बन गई है। बिल्कुल ठीक है। और वो दुनिया में आपने देखें कि अब चाइना का जो इस वक्त असर है, चाहे वो मैशत के हवाले से हो या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब BRI का मंसूबा है पाकिस्तान में, उसकी लेग जो सी पैक है, इस हवाले से अगर देखें तो तरक्की उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये अगर हम देखें तो फिर दूसरा एग्रीकल्चर पे उनका बड़ा फोकस है कि ग्लोबली एक एग्रीकल्चर को हम देख के आगे चलें ताकि जो है ना हम दुनिया को एक ऐसा एग्रीकल्चर निज़ाम दें ताकि पूरी दुनिया अनाज के हवाले से उसको बेहतर देखे। अनाज की प्रोडक्शन इनकी बहुत है, 17 साल में रिकॉर्ड रहा है। बिल्कुल उन्होंने इस बात को, तो ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी पैगाम में हाईलाइट। ऐसा ही है। और डॉक्टर साहब जैसे आपने अभी जिक्र किया कि गुर्बत का ख़ात्मा जो है वो बहुत एक अहम चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है दुनिया में अगर लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर कर दिया जाए, हर मुल्क जो है वहाँ में बसने वाले जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे अंदाज से गुजार सके तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपके वक्त का और आपके तज्ज़िये का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और प्रोग्राम
ख़त्म करते हुए आज के इस प्रोग्राम में जो जिक्र हुआ, मुझे उसमें सबसे अच्छी बात जो लगी कि एक हम नसीब मुआशरे का जो विज़न है वो पेश किया है हमारे बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन के सदर शी जिनपिंग ने। और हम नसीब मुआशरा तभी तश्कील पा सकता है जब सब लोग मिल के इंसानी तरक्की की बात करें, इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करें। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।